सुनो, पेज नंबर 1 लॉ टेस्ट में अपना ये टोटल 2 पेजेस का टेस्ट था, 2 पेजेस. यू हैड 10 क्वेश्चंस, दिख रहा है, टोटल ऑफ 10 क्वेश्चंस. नाउ टेस्ट का आंसर करेक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, प्लीज ध्यान से सुनना. 2-4 पॉइंट्स जो तुमको सीखने का बहुत जरूरत है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ दिस एंटायर टेस्ट इज राइटिंग. हम लोगों में ना वो जो एक राइटिंग की आदत होती वो होती नहीं है. मतलब राइटिंग इन द सेंस, मैं जब तक क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड वर्क कर रहा हूँ, तब तो तुम लिख रहा है, तुम पढ़ रहा है. लेकिन जब अचानक से कोई तुमको बोलते टेस्ट में लिखो, तुमको आता है आंसर पर तुम लिख नहीं पा रहा है. इसका 2 कारण हो सकता है. एक, तुम आलसी है, नंबर 1. और दूसरा कारण ये हो सकता है कि तुम एकदम अटक गया है, तुमको कुछ रुकावट महसूस हो रहा है जिसकी वजह से यू जस्ट कांट स्टार्ट राइटिंग. तो वो खोलना बहुत जरूरी है एकदम कि नहीं मेरे को आता है एंड आई कैन राइट इन एग्जाम. मार्क्स में बवाल फर्क पड़ेगा, ठीक है, मार्क्स में बवाल फर्क पड़ेगा. तुम सोचो अभी 5 महीने और चलेगा अपना कोर्स, ठीक है. इस दौरान हर वीक टेस्ट है, कभी लॉ, कभी ऑडिट, कभी ITSM, लगातार टेस्ट चल रहा है. जो आके खाली बस वो टेस्ट में लिख के जा रहा है ना, एकदम पूरा हाथ खुल जाएगा एकदम राइटिंग का. तब उसको जब एग्जाम में वापस टेस्ट देना पड़ेगा, उसको वो सब प्रॉब्लम्स नहीं है. इट्स लाइक कि वो पेपर हाथ में आते धनाधन लिखना स्टार्ट. मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम 3 घंटे का एग्जाम में तुमको टाइम मिलेगा, 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, 3.25 घंटा होता है. 3.25 घंटे में ना बॉस, 3.25 घंटे में अगर तुमने 40 पेज लिख डाला वहां पे अच्छे से तुम्हारा 60 पार है, एग्जामिशन पार है. एग्जामिशन कहीं नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ. और आज के दिन हमको खाली एग्जामिशन सोचना चाहिए, खाली एग्जामिशन. बिकॉज पता नहीं ग्रुप के अंदर कौन से सब्जेक्ट में मेरे को वो 40 के नीचे देखिए लटकाएगा. तो कम से कम अगर पेपर में एग्जामिशन है मेरा और मैं अगली बार जा रहा हूँ एग्जाम देने, तो मेरे को इतना टेंशन है कि बस खाली 1-2 पढ़ाई करना है. जैसे आई हैव बीन अ रैंकर थ्रू आउट, पर मुझे भी डर लगता था एग्जाम देने के बाद कि यार शायद फेल हो जाएंगे. पर मैं इतना जानता था कि मैं संपूर्ण फेल नहीं होने वाला. अगर इन्होंने मुझे फेल किया भी तो हो सकता है किसी एक ग्रुप में करेंगे और ग्रुप के अंदर भी किसी 1 या 2 पेपर में करेंगे. मतलब अगली बार अगर गलती से मुझे जाना पड़ गया तो मैं सिर्फ 1 या 2 पेपर ही देने जाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं. ये मेरे को कॉन्फिडेंस रहता था एकदम कि आई एम गोइंग टू गेट एग्जामिशन इन ईच एंड एवरी पेपर. तो तुम्हारा भी वही थॉट होना चाहिए, ठीक है. तो राइटिंग में अपना हाथ खोलना बहुत ज़रूरी है. टेस्ट वाली राइटिंग और क्लासरूम की राइटिंग अलग होती है. क्लासरूम की राइटिंग में तो मैं बोल रहा हूँ, तुम मेरे बोले बोले लिख रहे हो. और टेस्ट वाली राइटिंग में क्या है, आता सब कुछ है, सब यहाँ पर है, बस उसको ऐसे से लिखना है. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. वही मकसद है और कोई मकसद नहीं इस टेस्ट का, ठीक है. टेस्ट का मकसद एक होता है कि तुम्हारा राइटिंग में हाथ खुल जाए. दूसरा मकसद है, क्योंकि मैं तो टेस्ट एट अ टाइम पार्ट पोर्शन का ले रहा हूँ ना, मतलब आई एम नॉट टेकिंग लाइक फुल कंपनी लॉ का या फुल लॉ का, पार्ट पोर्शन. तो प्रिपेयर करना आसान है. और पढ़ाई जब तुम घर में करोगे तो तुम्हारा रिवीजन बहुत ही एकदम बारीक तरीके से होगा, एकदम बारीक तरीके से. 3 चैप्टर पढ़ना है तो 3 चैप्टर का तो मैं एक एक शब्द रट्टा मार के अच्छे से दे सकता हूँ. तो मेरे को कॉन्फिडेंस भी रहता है उससे, ठीक है. दैट इज द पर्पस, दैट इज द सोलो पर्पस. तीसरा पर्पस मेरे इस टेस्ट का था रिवीजन. रिवीजन जैसे आज अगर तुम 3 चैप्टर पढ़ के एग्जाम दे रहे, रिवीजन हो गया ना तुम्हारा. और अभी मैं भी तो आधे घंटे तुम्हारे साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा. तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के बहाने अंदर के कितने सारे सेक्शंस में तुम्हारे साथ डिस्कस कर दूंगा, फिर से याद आ जाएगा. चैप्टर नंबर 18, 19, 20 में सेक्शन नंबर 96, 97, 98, 100 पूरा लाइन से एकदम. तो एक रिवीजन भी हो जाएगा चलते फिरते से हम लोग के बीच में. तो दीज आर द 3 मेन पर्पसेस ऑफ टेस्ट. टेस्ट का ब्यूटी तभी है जब मैं रेगुलरली करवाऊं और तुम रेगुलरली अपीयर करो, तभी इसका ब्यूटी है. वरना 1-2 बार अचानक से एडहॉक टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं होता. इट्स अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी. तो क्योंकि मैं तो एक बिजनेस की तरह ऑपरेट कर रहा हूं, मेरे लिए कंसिस्टेंसी आसान है, ठीक है. आई कैन क्रिएट सिस्टम्स जिसके थ्रू हर सप्ताह की सप्ताह टेस्ट हो और तुम हर सप्ताह टेस्ट में अपीयर करो, कभी लॉ कभी ऑडिट, ऐसे करते रहो, चलता रहेगा. दिक्कत तुम्हारे लिए कि तुम कंसिस्टेंट होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है. इट टोटली लाइज अप टू यू. एक एटीट्यूड ये हो सकता है कि हमको खाली प्रैक्टिकल पढ़ना है, तो वो एटीट्यूड से आप बढ़ सकते हो. थ्योरी में ड्रास्टिक मार्क्स गिरेगा, कंटिन्यूअस फेल होने का सिलसिला लाइफ में चालू हो जाएगा. कंटिन्यूअस, खासतौर पे ग्रुप 2 में लगातार फेल होने का चांस चालू होगा, बिकॉज ग्रुप 2 इज डोमिनेटेड बाय थ्योरी. एक वो एटीट्यूड हो सकता है. और दूसरा एटीट्यूड है कि यार दोनों ग्रुप एक साथ देना है मेरे को, संडे को ऐसे भी घर में बैठ के कुछ कर तो पाएंगे नहीं, पढ़ाई घर से होगा नहीं, तो यहीं पे आ जाए, उस बहाने रिवीजन और टेस्ट तो हो जाएगा, तो कुछ प्रिपेयर हो जाएगा.
और एक राइटिंग में हाथ खुल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा घर पे पढ़ने का प्लान बनाने से बढ़िया है यू जस्ट अपीयर फॉर द संडे टेस्ट, एकदम बेस्ट है। ओके, अब तुम्हारा पेपर जो है वो इवैल्यूएट कैसे होगा, इवैल्यूएशन का स्ट्रैटेजी तुमको बता रहा हूं। यू टेक अ रेड पेन, ठीक है, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे साथ डिस्कस करते जाऊंगा। तुम अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करके उसमें मार्क्स दोगे, ना ज्यादा ना कम, जो होना चाहिए उतना, ना ज्यादा ना कम। तुमको लगता है कि नहीं आई डिजर्व 2 आउट ऑफ 4 तो 2, तुमको लगता है 4 आउट ऑफ 4 तो 4। तो तुमको जो सेल्फ इवैल्यूएशन पे सही लगता है, ना ज्यादा ना कम, वो तुम अपने आप को मार्क्स दोगे, रेड पेन से बगल में लिखोगे, ठीक है। जब सारे क्वेश्चन 10 चेक हो जाएंगे तब तुम उसका टोटल करके टॉप पे लिख दोगे, ठीक है, कि 50 मार्क्स में से तुम्हारा टोटल इतना आया। पेपर के ऊपर प्लीज अपना नाम और नंबर लिख देना, नाम और फोन नंबर भी डाल देना आंसर शीट के ऊपर, ठीक है। जब तुम लोग पूरा चेक कर लोगे, अपनी तरफ से अपने आप को मार्क्स दे दोगे, उसके बाद मैं कलेक्ट करूंगा तुम्हारा पेपर, ठीक है। फिर आई विल गो थ्रू योर पेपर, आई विल गो थ्रू योर पेपर, इट विल टेक मी सम टाइम, और मैं फिर देखूंगा कि तुमने अपने आप को जो मार्क्स दिया है वो सही दिया है कि कम बेसी दिया है, और फिर मैं अपनी तरफ से मार्क्स पुट करूंगा, ठीक है। विद इन अ वीक द रिजल्ट विल बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड। जैसे अभी ऑडिट का डाला ना, वैसे लॉ का कि इतना जन का इतना मार्क्स आया, वो वहीं पे नोटिस बोर्ड में डालने का मकसद बस एक इतना सा होता है, नोटिस बोर्ड का पे जो मार्क्स डाला जाता है, द पर्पस इज नॉट कि तुम्हारा कम मार्क्स आया तो देख लो शर्म खा लो, ऐसा कुछ नहीं है। द पर्पस ऑफ पुटिंग इट ऑन नोटिस बोर्ड इज कि उससे एक सीरियसनेस बना रहता है। वन शुड नो कि अगर मैंने टेस्ट दिया तो मेरा नाम वहाँ आएगा, वरना टेस्ट दिया क्यों। अगर आज तुम टेस्ट दे दिया, मैं चेक ही नहीं करूँ तो फायदा हुआ क्या, कोई फायदा नहीं है। एक काम अगर चालू हुआ है तो वो पूरा खत्म हो तब तो मजा आता है ना, तो इसीलिए उसको नोटिस बोर्ड पर डाल दिया जाएगा। डन है। मेरा आंसर लिखने का स्टाइल कैसे होगा लॉ के अंदर, सुन लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट दिस फ्रॉम यू, थ्योरी मतलब सेक्शन नंबर और उसके अंदर जो प्रोविजन लिखा हुआ है वो तुमने लिखा है कि नहीं। सेकेंड, तुमने उस थ्योरी को केस जो दिया है तुमको उसके साथ रिलेट किया है कि नहीं। एंड थर्ड, कंक्लूजन, ठीक है, ये स्टाइल है। ओके, दिस इज द जनरल वे ऑफ आंसरिंग, दिस इज the way in which you should write an exam. I have told this earlier also, this is not the first time, ठीक है। ज्यादा मार्क्स अपने को ना इसका मिलता है, याद रखना। बोलो क्या बोली? हाँ, तो तुम्हारे पास तो क्वेश्चन पेपर है पूरा। ठीक, हाँ, half an hour, I gave you extra 20-25 minutes, so don't count that. Don't count that. ठीक है, you have done, it means it's done. Obviously, we all have got next opportunities. We all have got. अगले हफ्ते फिर टेस्ट होगा, उसके बाद फिर होगा। इसमें 50 नहीं आएगा तो उसमें 50 आएगा, सीधा बात है ना। तो अपॉर्चुनिटीज तो है, स्टार्ट तो हो। तो ये तरीका है। अब एक एक करके, हाँ। क्वेश्चन नंबर 1, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट लिमिटेड, ये क्वेश्चन याद है? वो दो आदमी है, एक 50 प्राइवेट कंपनी है, तो दो ही शेयर होल्डर, दो ही डायरेक्टर, ए और बी। एक 51% होल्ड करता है, एक 49% होल्ड करता है। दोनों में हो गया लड़ाई झगड़ा, मीटिंग कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि बी बोलता है मैं तो आऊंगा नहीं। अरे भाई, अगर बी आएगा नहीं तो सिंगल मेंबर कोरम से कैसे मीटिंग हो पाएगा? तो मीटिंग हो नहीं पा रहा है। तो इस केस में एडवाइस करना है एक को कि व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन? किस सेक्शन पे आधारित है ये? हाँ, 97 की 98? 97 होता है पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल AGM। ये ए थोड़ा ना है, ये तो EGM है, तो इसका आंसर है 98। NCLT EGM बुलाएगा, ठीक है। अब देखो, इसका थ्योरी इंसान की तरह लिखो, पूरा बोलो, पूरा बोलो। मैं तुमको पूरा सेक्शन 98 बोलता हूं। अंडर सेक्शन 98, इफ
it is impracticable to call a general meeting, then the board of directors or the members or the tribunal suo moto can call and conduct a general meeting. ठीक है, याद आ रहा है? किसके बोलने पे होगा? कौन किसके बोलने पे होगा? डायरेक्टर ने बोला या मेंबर ने बोला या सुओ मोटो. ठीक है, कौन करवाएगा? ट्राइब्यूनल. कब होगा? व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल. तो ये 3 बात बोलने का 3 मार्क्स है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? वैसे फिर ये बोलना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल शैल गिव डायरेक्शंस as to how the meeting shall be conducted, and such directions shall include that even a single member present by person or proxy shall constitute a valid quorum for the meeting. मतलब 1 person quorum यहाँ अलाउड है, वो वाली बात भी बोलनी पड़ेगी मेरे को. तो ये पूरा अगर मैंने अपने आप को बोला है, ये पूरा अगर मैंने अपने आप को बोला है 4 मार्क का है, देन गिव योरसेल्फ 3. अगर तुमने पूरा सेक्शन 98 में जो लिखा हुआ है वो बोला है कि इम्प्रैक्टिकेबल होता है, डायरेक्टर मेंबर या सुओ मोटो होता है, एनसीएलटी के बोलने पे होता है, 1 person कोरम अलाउड है, तब तुम अपने आप को 3 दो, वरना 1 या 2 दो. ठीक है, फिर तुम बोलेगा सेक्शन गलत अगर लिखा है तब 1 मार्क कम कर दो अपना. ठीक है, मतलब सपोज तुमको 3 मिलना चाहिए तो 2 दे दो, 2 मिलना चाहिए तो 1 दे दो, 1 मिलना चाहिए तो 0. कंक्लूजन. अब कंक्लूजन क्या हम लोग एक एडवाइस करेंगे, प्लीज अप्लाई टू एनसीएलटी अंडर सेक्शन 98 एंड एनसीएलटी शैल ऑर्डर टू कॉल अ मीटिंग. तो कंक्लूजन का 1 मार्क, तो अपना कितना हो गया? 4 मार्क. ठीक है, क्या बोली? हाँ, एक ही बात है, वो कोई बड़ा बात नहीं है. ये बोल रहा है कि साथ में इसके मैं अगर सेक्शन नंबर 103 का रेफरेंस दे दूं कोरम वाला तो चलेगा क्या? यू कैन गिव दैट. ठीक है, हालांकि 103 बोलने का यहां मार्क्स नहीं मिलेगा, यहां मेन स्ट्रेस इस पे था. ठीक है, क्लियर है बॉस? ठीक है, समझ रहा बात को? ओके, तो मार्क्स दे दो अपने आप को 4 में से जो भी उचित लगता है, 2, 3, 4, 1, जो भी तुमको सही लगता है दे दो. सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करूं डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पार्ट्स है? देखो 3 पार्ट्स है, मार्क्स कितना है? 6. तो तुमको क्या समझ में आ रहा है? 2, 2, 2. तो अब एक एक करके बात करते हैं. पहला वाला, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी रिफ्यूज टू कन्वीन द ईजीएम ऑफ द मेंबर्स. अच्छा, पक्का यहाँ पे रिक्विजिशन आया होगा अंडर सेक्शन 100. रिक्विजिशन आया होगा कि प्लीज आप लोग ईजीएम कॉल करो. ठीक है, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? मना कर दिया, बोला नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? पढ़ते हैं. refused to conduct on the ground that the requisitioners have not given reasons for the resolutions to be passed. Reasons सेक्शन 100 के requisition में सिर्फ matters यानी कि एजेंडा सेट आउट होना चाहिए, वहां रीजंस के बारे में कुछ नहीं बोला है. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 102 ये देना कंपनी की जिम्मेदारी होती है, रिक्विजिशनिस्ट की नहीं. तो ये वाला रेफरेंस तो आएगा आंसर में मेरे कि 102 में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जिम्मेदारी कंपनी की है, रिक्विजिशनिस्ट की नहीं है. तो रीजन नहीं देने की वजह से आप ईजीएम नहीं करा रहे हो, ये गलत बहाना है, ये बहाना नहीं चलेगा. ठीक है ना, मेरा एक बात बोलना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क का. कितना लिखूं? ये तो मेन आंसर था. ठीक है, दैट द रिक्विजिशनिस्ट अंडर सेक्शन 100 आर रिक्वायर्ड टू सेट आउट द मैटर्स टू बी कंडक्टेड द ईजीएम. 1 मार्क. ठीक है, as far as explanatory statement under section 102 is concerned, that is not the responsibility of requisitionist but that of the company. So the requisitionist need not give an explanatory statement or reasons in the requisition. 1 mark. Hence the contention of the board of directors is correct. Sorry, hence the contention of the board of directors is wrong. ठीक है, ये सेक्शन बोलना जरूरी है. ये सेक्शन नंबर अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं है. ठीक है, ये मेन है. ये 2 मार्क्स है. अरे समझ में आ रहा है? कोई स्टूडेंट बोलता है कि भैया मैं और लंबा लिखना चाहता हूं, माने मैं लिखना चाहता हूं कि रिक्विजिशन जो आता है वो 10% ऑफ द वोटिंग पावर या 10% ऑफ द इक्विटी शेयर वाले से आता है. याद है क्या भाई? लिखने को वो लिख सकते हो पर उसका मार्क्स नहीं है, बिकॉज ये 4 मार्क का नहीं, कितने का है? 2 मार्क का. समझ में आ रहा है? तो वो लिखो ना लिखो वो आपकी मर्जी है.
पर मेन आंसर ये है। अगर तुमने ये दो बातें बोली, गिव योरसेल्फ 2 मार्क्स, नहीं तो 1, नहीं तो 0। ठीक है, सीन क्लियर है? सेकंड वाला, सेकंड क्या बोलता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिफ्यूज टू कन्वीन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑन द ग्राउंड दैट द रिक्वेशन हैव नॉट बीन साइंड बाय द जॉइंट होल्डर्स। ये वास्तव में सिर्फ एक ही आंसर है इसका, 1 मार्क टाइप का, कि जॉइंट शेयर होल्डर्स के केस में अगर एक जन भी साइन कर दे तो चलेगा, दोनों का साइन करना जरूरी नहीं है। तो अब यहां पे मुझे आंसर को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। मैं बोलूंगा रेक्विजिशनिस्ट जो होते हैं, रेक्विजिशनिस्ट, उनको अपना नाम और सिग्नेचर अटैच करके रेक्विजिशन के साथ देना पड़ता है। वहां जॉइंट होल्डर्स में से अगर कोई एक भी साइन कर दे तो चलेगा। ये मेरे को बोलना है। सो अगर बोर्ड इस बहाने से ईजीएम नहीं कर रहा है तो बोर्ड गलत है। तो ये पूरा बोलने का 2 मार्क्स। वापस बोलेंगे? अच्छा, कुछ जनों का ये बोलना है कि सिंस ये तीनों क्वेश्चन ईजीएम के ऊपर है तो हम लोग ईजीएम का पूरा प्रोविजंस बोल डाले एक साथ और फिर 1 2 3 का आंसर दे रहे हैं। चलेगा, चलेगा, ठीक है। वो स्टाइल अगर किया है वो भी चलेगा, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, तो भाई क्लियर है? थर्ड पॉइंट, एडजर्नमेंट ऑफ ईजीएम। रेक्विजिशन करने पे ईजीएम बुलाया था पर उसमें कोरम नहीं आया। सेक्शन यहां 103 बोलना पड़ेगा, कारण कोरम नहीं आने से जो मीटिंग एडजर्न होता है वो वाला पॉइंट 100 में बोला हुआ नहीं, वो कहां बोला हुआ है? 103 में बोला हुआ है। तो अगर आपने 103 का नंबर लिखा है ओके, वरना नॉट ओके। तो कोरम वाले सेक्शन में बोला है कि अगर एजीएम में वो ईजीएम जो बुलाया गया उसमें कोरम नहीं आया, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है? मीटिंग शैल बी एडजर्न टू सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक और सच द डे टाइम प्लेस एज डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। हाउएवर इफ द EGM was called on the requisition of the members and the quorum is not present, then it shall stand dissolved। तो ये पूरा अगर समझा रहे हो 2 मार्क्स या फिर 1 या 0 डिपेंड। सेक्शन नंबर नहीं लिया तो भी 2 मार्क्स जाओ। हालांकि सेक्शन बोलते तो अच्छा था, नहीं बोला तो भी 2। तो फिर इसमें लिखोगी क्या बताओ? बस खाली डिसॉल्व, बस खाली डिसॉल्व, तो 1 मार्क होगा ना। थोड़ा तो समझाएंगे ना, नहीं तो 2 मार्क कहां से आएगा? वही तो सारा बात चल रहा है अपना, हाउ टू राइट एन एग्जाम, हाउ मच टू राइट एन एग्जाम। ठीक है, आप छोटे आंसर्स लिखोगे, टू द पॉइंट लिखोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आते हुए चीज में आप मार्क्स खो बैठोगे। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अभी तुम देखो ना, मैं तुमको बताता हूं, प्रैक्टिकल पेपर्स के पीछे हम लोग इतना मेहनत करते हैं ना, यहाँ भागो वहाँ भागो, हमेशा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चलता है दिमाग में। तो प्रैक्टिकल में 80-90 क्यों नहीं आ रहा है? 50 आ रहा है, 45 आ रहा है, 60 आ रहा है, इस तरह का मार्क्स आ रहा है प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में इतना गंदा मार्क्स क्यों आ रहा है जब भाग भाग के इतना क्लास कर रहे हो? बिकॉज यही राइटिंग स्किल तो पता ही नहीं है ना कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। खाली वो सम्स हुआ, सम सॉल्व करके आगे घटिया तरीके से, तो थोड़ा ना मार्क्स दे देगा अगला उठा के। और एक गलत फहमी कि प्रैक्टिकल में टीचर लोग या जो बुक से करा रहे हैं वही सम डिट्टो छप के आएगा, फिर तो ये बीकॉम हो जाएगा। ये बीकॉम थोड़ा है, तो आईपीसी है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स इन योर प्रैक्टिकल पेपर्स जो टीचर लोग के मैथ से छप के नहीं आता, लोग नया बनाते हैं। तो वो जब आता है तो स्टूडेंट एकदम ऐसे अवाक हो जाता है कि क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा, तो मार्क्स तो गिरेगा जोर का। इट्स नॉट द रीजन कि वाई, मतलब कई जब होते हैं सीए का एग्जाम है तो उसमें ज्यादा मार्क्स कैसे आएगा प्रैक्टिकल में? सीए का एग्जाम की वजह से नहीं, वो इसलिए बिकॉज तुम राइटिंग जानते ही नहीं कैसे लिखना है प्रैक्टिकल में, तो मार्क्स तो पूरा काटेगा जोर का एकदम। उस गलती को दूर करने के लिए केवल ये सब चल रहा है डिस्कशन टेस्ट का कि ऐसे ऐसे लिखना है ताकि मार्क्स तुम्हारा बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? 2 2 2 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बॉस, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई एक्सपेक्ट कि तुम कम से कम एक अच्छा खासा डिसेंट आंसर लिखाओ। ये 4 नहीं है, देख लो, सेट फॉर 5। ABC Limited called its annual general meeting on 7th April 2010
द नोटिस ऑफ एजीएम वाज पोस्टेड ऑन 16 मार्च 2010। ये तो पूरा वो वाला सीन था कि 16 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक टैबुलर फॉर्मेट बनाते हैं ना हम लोग। टोटल डेज इक्वल टू 23 लेस डेट ऑफ डिस्पैच लेस डेट ऑफ पोस्टेज लेस डेट ऑफ एजीएम। याद आ रहा है कितना आता था? 19 क्लियर डेज। हमको क्लियर डेज कितना चाहिए? 21 क्लियर। शॉर्ट नोटिस कितने का है? 2 डेज। वो वाला पूरा। तो टैबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन अगर दिया है तो ग्रेट ग्रेट, ठीक है। पढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड कॉल्ड इट्स एजीएम ऑन 7 अप्रैल, पोस्ट हुआ था 16 मार्च। 1 मेंबर होल्डिंग 20 शेयर्स, केवल 20 शेयर है अगले के पास, उंगली कर रहा है। wishes to challenge the resolution on the ground that the notice was not valid. What advice will you give him? मेरा एडवाइस क्या होगा? बात की बात है, मेरा एडवाइस वो बात की बात है। पहले तो मैं ये बताऊं कि हुआ क्या है, मैं पूरा सीन समझाऊंगा। देखिए जी ऐसा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये 21 क्लियर डेज चाहिए, ये कौन से सेक्शन में बोला हुआ है? 21 क्लियर डेज चाहिए, कौन से सेक्शन में बोला है? इसको हम लोग बोलते हैं ना लेंथ ऑफ द नोटिस। 21 क्लियर डेज का नाम क्या होता है बोलो? याद आ रहा है? द लेंथ ऑफ द नोटिस। अब ये सब मुंह से निकल नहीं रहा है, अगर लिखते वक्त तो मार्क्स तो जाएगा, बोलना पड़ेगा ना। लेंथ ऑफ द नोटिस इज 21 क्लियर डेज। यहां कितना हुआ? 19 क्लियर डेज। शॉर्ट नोटिस कितना? 2 डेज। अगर तुमने ये पूरा कैलकुलेशन शो किया है तो तुम अपने आप को यहां पर 2 मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। 0, 1, 2 जो भी। याद है मैं बोला था ऐसा टेबल में लिखा करो थोड़ा सा, मतलब टेबल ड्रॉ नहीं किया पर लिखा ऐसे ही है, मिल जाएगा 2 मार्क्स, ठीक है। अगर टैबुलर नहीं बनाया, पैराग्राफ के लिखा, दे देगा मार्क्स, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट सुनो, क्या शॉर्ट नोटिस अलाउड होता है क्या? कब? इफ 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट अग्री टू इट इन राइटिंग। ये वाली बात अगर बोल दी तो 1 मार्क। 2 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स कितना हो गया? 3 मार्क्स, ठीक है। 2 मार्क्स प्लस 1 मार्क कितना हो गया? 3 मार्क्स। अब एक चीज बताओ, सैलेश सालियेश, याद है ना? सैलेश हरिलाल शाह वर्सेस मतुश्री टेक्सटाइल्स। ओके, वहां क्या था? सिंपल बोला था कि शॉर्ट नोटिस के जो प्रोविजंस होते हैं, ये लेंथ ऑफ द नोटिस, ये मैंडेटरी की डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी प्रोविजन है। याद है प्रिंटिंग मिस्टेक तो ठीक कराया था, डायरेक्टरी। अगर किसी मेंबर को कोई नुकसान या प्रेजुडिस नहीं हुआ है तो वो इसको इनवैलिड नहीं करवा सकता। A few members cannot hijack or defeat the proceedings of the general meeting unless and until prejudice has been suffered by them. तो मैं इसको समझाऊंगा कि 20 शेयर वाले तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है तो चुप रहो, ठीक है। सैलेश का केस और डायरेक्टरी वर्ड ये सब लिख दोगे तो 2 मार्क्स है। सैलेश का केस और डायरेक्टरी से थोड़ा समझा दोगे तो कितना? 2 मार्क्स। कितना हो गया? 5 मार्क्स। तो अब तुम अपने आप को जैसे लिखा है उसके आधार पे जज करके 4, 5, 3 जो समझ में आते दे दो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो आसान है, कोरम वाला है। 1, 2, 3 वही वाला गिनते ना। कोरम का सेक्शन 103, नाइस। कोरम प्राइवेट कंपनी का, पब्लिक कंपनी का, याद है ये पूरा सीन, ठीक है। अच्छा, कैन आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब लार्जर कोरम? यस। प्रेसिडेंट गवर्नर किसी आदमी को भेजेगा तो वो प्रॉक्सी नहीं, वो कौन है? रिप्रेजेंटेटिव काउंट होगा।
प्रॉक्सी काउंट होगा क्या? नहीं, 0। एक बंदा आया है कॉर्पोरेट शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करना है, काउंट होगा। अच्छा, वो 2 कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करता है तो 2 काउंट होगा। यार ये जब आता है ना एग्जाम में लिखने के लिए, कोरम वाला ही है, तो अब कई जन क्या करते हैं, इसका आंसर तो बोल देते हैं फट से, कोरम आया था कि नहीं आया तो बगल में लिख के, पर वैसे मार्क्स नहीं आएगा। मैं तुमको एक चीज बताता हूं, कोरम के ऊपर इस क्वेश्चन के अंदर एक एक पॉइंट जो रेलेवेंट है उसका थ्योरी लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? एक एक पॉइंट जो रेलेवेंट है उसका थ्योरी लिखना पड़ेगा, तब जाके मार्क्स से, वरना नहीं है। तो पहले थ्योरी कैसे लिखेंगे वो सुनो। The articles of association of X Limited require the personal presence of 7 members to constitute a quorum। ठीक है, तुम बोलोगे अंडर सेक्शन 103 quorum for a public company is, पब्लिक कंपनी है ना ये, देख X Limited नाम है, तो तुम बोलोगे अंडर सेक्शन 103 quorum for a public company is। अब चुप हो जाओ, अब ऐसे टेबल बनाओ, पूरा बोलो 5, 15, 30, पूरा बोल। ठीक है, तो लिखो नंबर ऑफ मेंबर्स लेस देन इक्वल टू 1000, 5, 1000 से 5000, 15, मोर देन 5000, 30। फिर तुम लिखोगे अज्यूमिंग दैट एक्स लिमिटेड हैज गॉट लेस देन इक्वल टू, मैंने बोला था ना अगर कुछ नहीं बोलेगा तो क्या क्या मानेगा, लेस देन इक्वल टू 1000, तो तुम बोलेगा अज्यूमिंग दैट एक्स लिमिटेड हैज गॉट लेस देन इक्वल टू 1000 शेयर होल्डर्स, द कोरम इज 5 MPP, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। जैसे तुमने ये बोला, जो अभी मैंने बोला ना तुमको पूरा थ्योरी, वैसे ही तुमको 2 मार्क्स, 4 में से 2 मार्क्स यहीं पे कि तुमने कोरम का थ्योरी बोल दिया। फिर तुम बोलोगे हाउएवर आर्टिकल्स कैन प्रिस्क्राइब अ लार्जर कोरम, सो इन द गिवन केस आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब 7 मेंबर्स as quorum, hence the quorum is 5 or 7, whichever is higher, 7, so quorum है 7। तो तुमने जो कोरम सॉल्व करके पूरा लिखा थ्योरी के साथ कि इसमें कोरम है 7, जो तुमने पूरा सॉल्व करके थ्योरी के साथ लिखा, इसके लिए तुमको मिलेगा 2। अब आगे, तो अभी बोल रहा है कि इतने लोग आए हैं, बताइए। नंबर 1 ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसके लिए नहीं, अब सीधा 1 1 1 ये सब नहीं, पहले थोड़ा थ्योरी। तुम बोलेगा द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नर इज काउंटेड इन द कोरम अंडर सेक्शन 112, है ना, अंडर सेक्शन 112। फिर तुम बोलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट काउंटेड इन कोरम। फिर तुम बोलेगा representative of corporate shareholders are distinctly counted in the quorum for each company they represent, 113। ठीक है, फिर नंबर 4 proxies are not counted in quorum। ये जो थ्योरी तुमने पूरा बोला, समझ में आ रहा है? अभी जो तुमने पूरे चारों का थ्योरी एक्सप्लेन किया ना, इसके लिए 2 मार्क्स है। तेरे 4 मार्क्स तो तेरा ऐसे ही हो गया यार, बिना आंसर दिए। अच्छा मान लो तुम 112 113 नहीं बोला, कोई बात, बोल टेबल टाइप बना दिया है, पर टेबल में इससे बात बोला कि जो मैं बोला। एक तो देखो क्या होता है, अगर आप इस क्वेश्चन में टेबल बना रहे हो 4 पॉइंट्स का, तो एक तरीका ये होता है कि मैं टेबल में जब एक एक लाइन लिख रहा हूं तो वहीं पे बोल दूं। जैसे मैं टेबल बनाया, उसमें पहला लाइन में बोलूंगा ए द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, फिर तुम लिखिएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर इज काउंटेड इन कोरम 1, तो भी चलेगा। यू कैन मिक्स द थ्योरी एंड द आंसर, यू कैन पुट अ टेबल जहां हर लाइन में थ्योरी भी डाल दिया और उसका आंसर भी डाल दिया 1, फिर बगल में 2, फिर नहीं 1, फिर 0, फिर 2, फिर 0। हाँ 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 हाँ, तो फिर तुम लिख सकते हैं 1 0 2 0, तो यानी कितना आया 3, तो कोरम इज नॉट प्रेजेंट, कंक्लूजन बोल दिया। तो तुम वो जो पूरा आंसर है ना, वो इस थ्योरी के साथ मिक्स कर सकते हो वो 4 लाइन में, तो उसके लिए 2 मार्क्स, तो 2 2 जोड़ के 4। ये क्वेश्चन स्कोरिंग है, क्योंकि यहाँ लिखने के लिए बहुत मटेरियल है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स थोड़ा ऊपर आएगा, 3 4 आएगा सबका, मोस्ट प्रॉब्ली सबको 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा, क्योंकि सबने लिखा होगा ना 1 + 0 + 2 + 0 = 3, तो वो पूरा उस चक्कर में 4 मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
The articles of X and Co Limited provides that in the event of quorum not being present within half an hour from the time scheduled, the meeting shall stand dissolved. ये गलत बात है ना? ये तो गलत बात है. कोरम का एडजर्नमेंट के ऊपर सेक्शन कौन सा है? 103. वही सेक्शन नंबर 103 कोरम के ऊपर. इसमें बोला है कि अगर हाफ एन आवर में नहीं आया तो क्या होता है? एडजर्न्ड टू सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक और सच अदर डे टाइम प्लेस एज डिमांडेड द बोर्ड. ठीक है, ये लाइन बोला है. अगर बोला है ये लाइन एडजर्नमेंट के बारे में 2 मार्क्स. ठीक है, 1 मार्क. द मीटिंग शैल हेंस, अब फिर तुम आगे बोलेगा आर्टिकल्स कैन नॉट ओवरराइड द एक्ट. आर्टिकल्स में एक्ट की बोली बात को आप काट सकते हो क्या? तो आर्टिकल्स गलत है. एट द एजीएम ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड द कोरम इज नॉट फॉर्म्ड. गिव द आंसर. नंबर 1, in the above circumstances what steps are necessary to hold the AGM. तो तुम बोलेगा इन द above. पहले तो ये पूरा आर्टिकल्स वाला थ्योरी बता दो कि आर्टिकल्स में जो लिखा है बेवकूफी है, 2 मार्क्स उसी का. ठीक है, फिर तुम अब रोमन 1 बोलेगा. In such a case when the quorum is not present within half an hour, then as per section 103 the meeting shall be adjourned and in the adjourned meeting the agenda shall be carried out. 1 marks. तो रोमन 1 का आंसर देने के लिए. Second, if it is to be convened afresh, will a fresh resolution of the board be needed? तुम बोलेगा it is not to be convened afresh but it is simply an adjourned AGM. It is not to be convened afresh. फ्रेश होगा क्या कि एडजर्न होगा. एंड एडजर्न मीटिंग जो होता है वो ओरिजिनल का एक्सटेंशन होता है, तो वो फ्रेश नहीं होता. वो फ्रेश कैसे होगा? एडजर्न इज एन एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल, तो इट्स नॉट फ्रेश. तो उसके लिए बीआर पास होगा क्या? नो बीआर. लेकिन उसके लिए कुछ और होगा, बोलो. इन बोलो इंडिविजुअली या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, ये बोल दिया, अपने आप को 1 मार्क्स. ठीक है, कौन सा वाला? 3 डेज नोटिस अगर नहीं लिखा है तो भाई 1 मार्क उड़ा दे अपना. क्यों? क्योंकि देख रोमन 1 में भी मेरे से स्टेप्स पूछा था और रोमन 2 में भी पूछा कि बीआर पास होगा क्या. तो कहीं ना कहीं ये 3 डेज तो आंसर में आना ही चाहिए. ये अगर आपने नहीं लिखा है तो 1 मार्क्स काट दो. वो तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, 2 मार्क इधर, 1 मार्क इधर, 1 मार्क इधर. कितना हो चुका? 4. अब इसके बाद 3 लाइन का एक पोर्शन है जो मैंने बोला था कि ये ऊपर लेवल से उठाया हुआ है फाइनल से, कि व्हाट विल हैपन टू रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर्स. क्या वो लोग कंटिन्यू करेंगे कि हट जाएंगे? याद आ रहा है क्या? देखो, what will be the position of retiring director? Will they cease to be the directors from the date on which the GM could not be held for want of quorum and consequently should dissolve as per the articles as aforesaid, or will they remain directors till the date of fresh AGM which was convened subsequent to the first one? तो क्या होगा? हटेगा कि रहेगा? हटेगा कि रहेगा? रहेगा. They will continue till the adjourned AGM. ठीक है, तो वो बोलने के लिए 1 marks. 5. Done. क्वेश्चन नंबर 6 तो अच्छा है और आसान भी है, क्योंकि 6 में इन्होंने बता दिया कि आपकी पब्लिक कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स हैं. 6 में तुम्हारी पब्लिक कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 2750. मतलब 1000 और 5000 के बीच में. तो कोरम कितना होगा? 15. क्वेश्चन नंबर 6. द AGM of KMP was held on 30 अप्रैल. द आर्टिकल्स ऑफ इज साइलेंट रिगार्डिंग कोरम. तो आर्टिकल्स में कोरम के बारे में कुछ नहीं बोला. नाइस. ओनली 10 आर पर्सनली प्रेजेंट. ओके, आउट ऑफ 2750. प्रॉब्लम,
यार इससे सीधा गाय जैसा क्वेश्चन हो नहीं सकता, ठीक है। इसमें खाली मेरे को ये बोलना था, सेक्शन 103 पब्लिक कंपनी है ना, हाँ, पब्लिक कंपनी कोरम का फॉर्मूला बताना था, एंड नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 से ज्यादा बट 5000 मोर देन 5000 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, इतना ही बोलना था। और फिर मेरे को एक लाइन लिखना था, आर्टिकल्स में प्रिस्क्राइब लार्जर कोरम। थ्योरी पूरा मार्क्स दे देगा मेरे को 4 मार्क्स, फिर मैं बोलूंगा कितना मेंबर्स है यहाँ पे, मतलब इट इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो सीधा यहाँ फॉल करता है। पहले प्लेन थ्योरी, फिर रिलेट करेंगे कि देखो भैया 2750 मेंबर है, 1000 से 5000 के बीच में, तो तुम्हारा कोरम कितना होगा 15, और आर्टिकल्स भी चुप है तुम्हारा, तो आए कितने हैं 10, कोरम इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, कोरम इज नॉट प्रेजेंट। जो स्टूडेंट का दिमाग तेज चलता है वो इसके आगे एक और लाइन लिखेगा, नहीं सेक्शन तो हम लोग पहले ही बोल दिए 103 एडजर्नमेंट, कि कोरम अगर 10 आया है इसका मतलब कोरम आया ही नहीं है, यानी द मीटिंग शैल बी एडजर्न टू सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक, और सच अदर ढक ढक ढक, ठीक है। पढ़ते हैं चलो। द चेयरमैन एडजर्न द मीटिंग, चलो ये तो हिंट दे दिया क्वेश्चन खुद ही, क्वेश्चन में हिंट दे दिया ना, चेयरमैन एडजर्न द मीटिंग, तो बोलता है चेयरमैन सही किया कि हाँ सही किया, चेयरमैन बेवकूफ नहीं है, ठीक है, उसने एडजर्न किया है, डन है ये। तो स्ट्रेट थ्योरी क्वेश्चन है, 4 मिल सकता है आराम से इसमें। भाई क्लियर है क्या? 7, दिस इज अबाउट इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी, याद आ रहा है? इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी। अगर आपको प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करना है तो पहले सेक्शन बोलो, इसको क्या बोलते हैं, और यहां क्या है? याद आ रहा है क्या? तो एजीएम के 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है कि जी मैं आऊंगा चेक करने के लिए, तो वो लोग रेडी रखेंगे। इंस्पेक्शन पीरियड कितना अलाउड है? 24 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक सही और एक गलत। इस पहले तो तुम थ्योरी बोलेगा, कितने मार्क का क्वेश्चन है? 4 मार्क का क्वेश्चन है, देख लो प्लीज। तुम पहले तो थ्योरी बोलोगे, क्या बोलोगे? एनी मेंबर कैन इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी फॉर्म प्रोवाइड्स he gives a notice of his intention to do so to the company at least 3 days before the commencement of GM, 1 marks. Second, the inspection period shall commence 24 hours before the commencement of AGM till the conclusion of AGM. 1 mark और 2 marks हो गया। 3 नंबर, in the given case the member has given his intention to inspect 5 days before, which is correct, 1 marks। 4, however 2 दिन पहले पहुंच गया गधा कहीं का, तो ये नहीं चलेगा, उसको 1 दिन और होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्पेक्शन पीरियड तो 24 घंटे पहले चालू होता है। 1 मार्क और 4 मार्क हो गया। थ्योरी का 2 मार्क, आंसर का 2 मार्क्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन, फुल स्कोरिंग। मैं जो लैंग्वेज बोला उसको तुम क्या बोलना चाहोगे? बुक का कि मेरा अपना था? अब मेरा अपना का ऑब्वियसली, अब देखो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेरा अपना लैंग्वेज भी थोड़ा बुकिश टाइप हो जाता है, बट देखो थोड़ा दाएं बाएं हिला देंगे तो ऐसे मर नहीं जाएंगे। लॉ में दाएं बाएं चलेगा, ऑडिट में लैंग्वेज थोड़ा चलता है, प्रॉब्लम है। तो 7 क्लियर है क्या बॉस? डन। नंबर 8, SV Technologies is proposing to convene a general meeting of its members. Explain briefly. ... पोस्टल बैलेट 8 मार्क, फाड़ दिया एकदम। पोस्टल बैलेट कितने मार्क्स का दे रहा है? 8 मार्क्स का पोस्टल बैलेट है। पहले तो मेरे को ना सेक्शन नंबर बताओ। 110। अच्छा 109 क्या होता है? पोल।
पोल। कई जन को ना ये पी फाड़ देता है, पी से पोल, पी से पोस्टल बैलेट, और वो लोग एकदम हिल जाते हैं एग्जाम में, उनको दाएं बाएं समझ में नहीं आता क्या पूछ रहा है मेरे से। मतलब उनको ये शब्द एकदम मार डालता है कि भाई पोल है कि पोस्टल बैलेट है। तो ये पोस्टल बैलेट है, वो घर मीटिंग नहीं होता, यहां पर मीटिंग नहीं होता, घर से बैठ के कागज से वोट डालो या इंटरनेट से वोट करो, मीटिंग नहीं होगा। पोस्टल बैलेट वाले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है ये बताना कि कौन से मुद्दे के लिए पोस्टल बैलेट कराना जरूरी है, ठीक है, कौन से मुद्दे में पोस्टल बैलेट अलाउड नहीं है, जब मीटिंग बनाना जरूरी है। फिर प्रोसीजर फॉर पोस्टल बैलेट बताना। 8 मार्क ऐसे ही दे रहे हैं क्या, पूरा खून चूस लेंगे एकदम। देखो इधर, सबसे पहले तुमको पोस्टल बैलेट के बारे में क्या क्या बताना है। एक तो सेक्शन नंबर बोल दो, 110। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट, मैटर्स जिसके लिए ये मैंडेटरी है। पोस्टल बैलेट कौन कौन से मैटर्स के लिए मैंडेटरी है ना। वहां तो 10 बुलेट था, 3 तो फाइनल का था, याद है, 7 इंटर का था। कोई भी 4-5 बोल सकते हैं तो, हाँ, कोई भी 4, 5, 6, 7 बोल सकते हैं। 4, 5 बोले, 8 मांगने में बस बोलने के लिए और भी सामान है, तो मैं कोई भी कम से कम 4 बोल दूं क्या। अगर कोई भी एनी 4 बोल दिया है तो वहां पे अपने आप को तुम अवॉर्ड कर सकता है। कितने मार्क्स से? 3 मार्क्स से, ठीक है। दो मार्क्स देना फिर अपने आपको, क्या, ठीक है। 4 मैटर्स क्या क्या बोल सकता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो रहा है, बायबैक ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, आर्टिकल्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद मेरे दिमाग में तो फाइनल वाला ज़्यादा आता रहता है, स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है। वैसे इंटर लेवल पे भी आ जाते हैं। अगर अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पड़ा हुआ है उसको हम लोग यूटिलाइज करना चाहते हैं, आईपीओ में रेस किया हुआ है, तो उसके लिए तो ये पोस्टल बैलेट के उठा के कोई भी 4 पॉइंट्स जो मैंडेटरी। अच्छा, किसमें पोस्टल बैलेट नहीं हो सकता, किसमें नहीं होगा बोलो। ऑर्डिनरी बिजनेस एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड डायरेक्टर, उसमें नहीं हो सकता पोस्टल बैलेट। थर्ड, कौन सी कंपनीज है, कौन सी कंपनीज है जिनमें पोस्टल बैलेट नहीं होता। ओपीसी में पोस्टल बैलेट, ओपीसी में तो कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में। और प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकता। और बोलो, एनी कंपनी, असली आंसर ये, एनी कंपनी हैविंग लेस देन 200 मेंबर्स, उसमें पोस्टल लेस देन इक्वल टू 200 मेंबर्स नहीं हो सकता। लेस देन इक्वल टू 200 मेंबर्स है वो, अगर ये पॉइंट अगर लिख दिया जाए तो इसकी और इसकी जरूरत नहीं है, तो यही लिख दो, बात ही खत्म। सेक्शन में भी यही लिखा हुआ है, एनी कंपनी हैविंग लेस देन इक्वल टू 200 मेंबर्स, उसको पोस्टल बैलेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये ठीक है। नाउ भाई पोस्टल बैलेट का प्रोसीजर तो बता। तो प्रोसीजर क्या है? द कंपनी शैल सर्कुलेट अ कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन टू ऑल इट्स मेंबर्स हु शैल कास्ट देयर वोट आइदर बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली। All the votes received within 30 days shall be evaluated by the scrutinizer and a report on voting shall be prepared. ठीक है, any votes received after 30 days shall be ignored. हो गया। मार्क्स कैसे बटेगा सुन लो, ये इसके लिए तो 3 मार्क्स है। फिर ये नो पोस्टल बैलेट वाला जो पोर्शन है कि इसके लिए पोस्टल बैलेट नहीं होता, इसके लिए 1 मार्क्स। कंपनीज किस में नहीं होता, 1 मार्क, ठीक है। कितना हो गया देख, 5। प्रोसीजर के लिए 3 मार्क्स, बिकॉज क्वेश्चन मेन था करते कैसे पोस्टल बैलेट, ठीक है। पढ़ो, एक्सप्लेन ब्रीफली, क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोविजन ऑफ कंपनीज दैट रिलेटिंग टू द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर को तो थोड़ा वेटेज ज्यादा देंगे ना, 3 मार्क, ओके। कि सबको सर्कुलेट किया जाएगा पोस्टल बैलेट में रेजोल्यूशन, आप लोग वोट या तो पोस्ट से करो या इलेक्ट्रॉनिकली करो। 30 डेज के अंदर आ गया तो कंसिडर करेंगे, स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट बनाएगा। 30 डेज के बाद आएगा तो इग्नोर करेंगे। 30 डेज स्क्रूटनाइजर इलेक्ट्रॉनिकली
पोस्ट, सर्कुलेशन ऑफ रेजोल्यूशन, ये सब शब्द मेरे को चाहिए तुम्हारे आंसर में, तब जाके 3 मार्क्स, वरना 2, 1 जितना भी। तो ऐसे करके पूरा 8 मार्क का ब्रेकअप है। ओके, अच्छा, इन मुद्दों के अलावा चेयरमैन चाहे तो अपने मन से और भी किसी मुद्दे के लिए पोस्टर बैठ कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। वो लिखना है तो वो भी लिख सकते हो एक्स्ट्रा में, ठीक है। 9, क्वेश्चन नंबर 9। ए बॉस, 9 इज सिंपल। एक्सप्लेन रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस के लिए, और पूछा कि व्हाट आर द रेजोल्यूशंस, तो कौन कौन सा रेजोल्यूशन होता है जिसमें स्पेशल नोटिस लगता है? 4। सबसे पहले स्पेशल नोटिस का सेक्शन बोलो। 16 नहीं है, 15 है। स्पेशल नोटिस कितने मेंबर से कम आना चाहिए? स्टे आउटसाइड। और ठीक है, कम से कम इतने जन से आना चाहिए। लोअर होता है दोनों में से, लोअर वर्ड सेक्शन में लिखा हुआ नहीं है, वो इंप्लाइड है। ये बात अगर तुमने बता दी है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका 2 मार्क्स तो बनता है। अब बाकी बचा कितने मुद्दों पे होता है? 4 मुद्दों पे, 2 140 के अंदर और 2 140 में क्या है? ये तो ऑडिट में भी पढ़ा चुका हूं। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, दूसरा रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर। इस पूरे के लिए भाई असली आइटम तो ये है। ये अगर खा गया तो मार्क्स कहां से आएगा? तो इसके लिए तो 2 मार्क्स मिलेगा। और ये 4 में तो रेपिटेटिव टाइप का था ना, तो इसमें 3 मार्क्स काफी है, ठीक है। डन है। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा ज्यादती हो गया, 5 मार्क का है और बोलता पूरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग समझाओ। सेक्शन नंबर 108। अच्छा, कौन सी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मस्ट है? याद आ रहा है? लिस्टेड कंपनी और कंपनी हैविंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 शेयर होल्डर्स, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराना कंपलसरी है, ठीक है। ये जा रहा है तो क्लियर है? उनके लिए इंटरनेट वोटिंग कराना, ठीक है, कंपलसरी है। यहां तक क्लियर? नाउ इंटरनेट वोटिंग अगर आपको करवाना है तो उसका प्रोसीजर क्या है? नोटिस ऑफ एजीएम जो जाएगा उसमें पूरा प्रोसीजर होना चाहिए कि नहीं, कि कैसे लॉगिन करके वोटिंग किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका एक डायग्राम याद है? Cut off date. Cut off date is a date not earlier than 7 days before the date of AGM. Those members who are members on the day as on the cut off date are only eligible to cast their votes electronically. तो कट ऑफ डेट का बात आएगा, ठीक है। एक मैं कट ऑफ की बात करूंगा, फिर 21 दिन पहले न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा, वो न्यूज़पेपर वाला ऐड का बात करना पड़ेगा। वोटिंग लाइन शैल बी ओपन फॉर 3 days prior to AGM and shall close at not later than 5 PM on the date preceding the AGM. तो वोटिंग पीरियड का डायलॉग बोलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जो मेंबर इलेक्ट्रॉनिकली वोट डाल चुका है वो फिजिकल वोटिंग कर सकता है कि केवल अटेंड कर सकता है? केवल अटेंड पर फिजिकल वोटिंग नहीं। नो डबल वोटिंग, ये पॉइंट आएगा। द वोटिंग फैसिलिटी शुड बी कैरिड आउट थ्रू पोर्टल, थ्रू अ प्रॉपर पोर्टल, इंडिपेंडेंट पोर्टल, मोस्ट प्रॉब्ली डिपॉजिटरी का पोर्टल, NSDL का। तो पोर्टल का डिटेल्स एंड सिक्योरिटी फीचर्स। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का रिजल्ट शैल बी अनब्लॉक्ड बाय हुम?
scrutinizer at the AGM in front of 2 witnesses. ठीक है. The results of physical voting and electronic voting shall be combined and declared at the AGM. ये सारा पॉइंट्स आना चाहिए. और फिर AGM के 2 दिन के अंदर ही वो रिपोर्ट बना के दे देगा. ठीक है, वो सब रहता है ना, तो पूरा प्रोसीजर चाहिए. अब देखो 5 मार्क का है, तो अगर होलिस्टिकली एक कंप्लीट पिक्चर निकल के आ रहा है, यहाँ थोड़ा क्या है ना कि मैं बांट नहीं सकता, मैं नहीं बोल सकता कि यहाँ 8-10 पॉइंट लिखा है इसमें से 5 लिख दोगे तो 5 मार्क, वैसे नहीं है. ये 5 मार्क क्वेश्चन जरूर है, पर तुम्हारे आंसर को पढ़ के कंप्लीट पिक्चर अगर आ रहा है तब तो तुम अपने आप को 5 दो, वरना 4 मार्क्स 3 मार्क्स. ये पॉइंट मस्ट है एकदम कि किस कंपनी में होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग. ठीक है, होलिस्टिक पिक्चर आ रहा है, यू गिव योरसेल्फ 5, नहीं तो 4, नहीं तो 3. ठीक है, सो क्लियर है पूरा. ये कैसे चेक वगैरह होता है भाई, प्रेजेंटेशन एकदम क्लियर है. दिस द फर्स्ट लॉ टेस्ट अपना. आज अपने को तकरीबन 1 महीना से ऊपर हो गया है लॉ करते हुए, तो अभी तुमको आइडिया हुआ ना 3 चैप्टर जो कि उसे कैसे लिखते हैं नहीं लिखते हैं, समझ में आ रहा है. सो अब अपने आप अपना मार्क्स का टोटल करो, रेड में ऊपर डालो और पेपर सबमिट करो.